सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लेसन 8 इन्वायरमेंट पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पढ़ने वाले हैं। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किसी प्रस्तावित परियोजना अथवा क्रियाकलाप के पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किसी परियोजना के लिए संभावित विविध विकल्पों की तुलना करता है एवं ऐसे विकल्प चुनने में मदद करता है जो परियोजना के पर्यावरणीय एवं आर्थिक मूल्य के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ हो। पर्यावरण प्रभाव आकलन व्यवस्थित ढंग से परियोजना के लाभकारी एवं हानिकारक दोनों प्रकार के प्रभावों का आकलन करता है। यह प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव की पहचान करने में मदद करता है। प्रतिकूल प्रभावों की गंभीरता कम करने अर्थात शमन करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करता है तथा उन महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभावों का अनुमान लगाता है जो शमन के बावजूद उत्पन्न हो सकते हैं। परियोजना के प्रारंभ में ही इसके पर्यावरणीय प्रभाव एवं उनके शमन को ध्यान में रखते हुए योजना बनाने से पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के काफ़ी लाभकारी प्रभाव हो सकते हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों का इष्टतम उपयोग और परियोजना के समय तथा लागत की बचत। उचित ढंग से किया हुआ पर्यावरणीय प्रभाव आकलन सामुदायिक सहभागिता बढ़ाकर विवादों को कम करता है, नीति निर्माताओं तक सूचनाएं सुलभ कराता है एवं पर्यावरणीय परियोजनाएं स्थापित करने में मदद करता है। एकीकृत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के लाभों को परियोजना के प्रत्येक चरण में महसूस किया जा सकता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विकास क्रम। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की संकल्पना एवं विधि का उद्भव 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम के पारित होने के साथ हुआ। 1 जनवरी 1970 को राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इस पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम के लागू होते ही भविष्य में क्रियान्वित होने वाली सभी कार्य योजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को अनिवार्य बना दिया गया। इसके अभाव में किसी भी प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति नहीं दी जा सकती थी। इसका प्रभाव विश्व के अन्य विकसित देशों पर भी पड़ा और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड जैसे देशों ने जल्दी ही इसे अपना लिया। वर्ष 1990 तक कोलंबिया एवं फिलीपींस जैसे विकासशील देशों ने भी इसे अंगीकृत किया है। भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का इतिहास। भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का आरंभ 1976-77 में हुआ, जब योजना आयोग ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को नदी घाटी परियोजनाओं का परीक्षण पर्यावरणीय दृष्टिकोण से करने को कहा था। बाद में इसका विस्तार उन परियोजनाओं तक भी कर दिया गया जिनके लिए सार्वजनिक निवेश बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता होती थी। वर्ष 1994 तक केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण मंजूरी एक प्रशासनिक निर्णय होता था। इसे कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं था। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, वर्तमान में इसका नाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हो गया है। इन्होंने जनवरी 1994 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार इस अधिसूचना की सूची 1 में सूचीबद्ध किए गए विषयों से संबंधित किसी भी परियोजना के विस्तार करने अथवा नई परियोजना शुरू करने पर पर्यावरणीय मंजूरी को अनिवार्य बना दिया गया। इसके बाद पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना 1994 के द्वारा इसमें
12 संशोधन किए गए। 1997 में जन सुनवाई को अनिवार्य किया गया। सितंबर 2006 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना जारी कर अनेक परियोजनाओं जैसे खनन, ताप ऊर्जा संयंत्र, नदी घाटी आधारभूत संरचना, सूक्ष्म विद्युत लेपन आदि के लिए पर्यावरण मंजूरी हेतु पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया। हालांकि इस अधिसूचना द्वारा कई परियोजनाओं के आकार अथवा क्षमता के आधार पर उनकी मंजूरी की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल दी गई। तटीय नियमन क्षेत्र अधिनियम के तहत अनुमति प्रदान करने योग्य कुछ गतिविधियों के लिए भी इसी तरह की मंजूरी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक एवं एशियाई विकास बैंक जैसी एजेंसियों द्वारा भारत में वित्त पोषित परियोजनाओं की पर्यावरण मंजूरी के लिए अलग मापदंड है। वर्ष 2015 में सरकार ने विभिन्न अधिसूचनाएं जारी कर 2006 की अधिसूचना के उपबंधों में निम्नलिखित संशोधन किए हैं। पारदर्शिता में वृद्धि करने एवं त्वरित निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु पर्यावरण मंजूरी के लिए आए आवेदनों के लिए राज्यों में उन्हें ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया। जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं को EIA अधिसूचना 2006 की अनुसूची में शामिल किया गया। पर्यावरण मंजूरी की वैधता को 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष करने तथा आगे 3 वर्षों के लिए नवीनीकरण के संबंध में संशोधन जारी किए गए। वर्तमान में EIA को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 50 करोड़ रुपये एवं अधिक निवेश वाली विकास परियोजनाओं की 29 श्रेणियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की प्रक्रिया एवं उसके चरण संबंधित देश एवं वित्त पोषणकर्ता की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं। हालांकि अधिकांश पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रक्रियाओं की एक सामान्य संरचना होती है और मुख्य चरणों के क्रियान्वयन के लिए कुछ आधारभूत मानक होते हैं जिनका पालन करना होता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रक्रिया में 9 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण परियोजना के समग्र निष्पादन का आकलन करने में समान रूप से उपयोगी होता है। सामान्यतः किसी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का आरंभ स्क्रीनिंग चरण के साथ होता है, जिसमें समय एवं संसाधनों का निर्धारण किया जाता है। क्रियान्वयन ऐसे प्रस्ताव के साथ किया जाता है जो पर्यावरण पर प्रभाव डालता है, जबकि समाप्ति एक ऐसी रिपोर्ट के साथ होती है जिसके आधार पर आगे के निर्णय लिए जाने हैं। लियोपोल्ड मैट्रिक्स पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की एक विधि है। इस मैट्रिक्स में लंबवत अक्ष के सहारे प्रस्तावित कार्य योजना से प्रभावित होने वाली पर्यावरणीय दशाओं को तथा क्षैतिज अक्ष के सहारे प्रस्तावित योजना से संबंधित कार्यों को दर्शाया जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की प्रक्रिया के प्रमुख चरण निम्नलिखित है। जांच, यह पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का प्रथम चरण है जो यह तय करता है कि क्या प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की आवश्यकता है और यदि है तो आकलन का स्तर क्या हो। परियोजना इस चरण में उन प्रमुख मुद्दों एवं प्रभावों की पहचान की जाती है जिनकी जांच की जानी है। यह चरण अध्ययन की सीमा एवं आकलन प्रक्रिया की समय सीमा भी तय करता है। बेसलाइन अध्ययन, इसके अंतर्गत परियोजना के विकास कार्य के प्रारंभ से पहले की पर्यावरणीय स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इसमें निर्धारित मानकों के लिए स्थान विशेष के प्राथमिक आंकड़ों का निरीक्षण किया जाता है। प्रभाव की भविष्यवाणी, प्रभाव की भविष्यवाणी के माध्यम से परियोजना के
पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का मापन किया जाता है। यह चरण पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का सबसे तकनीकी चरण माना जाता है, अतः यह चरण सबसे कठिन एवं विवादित भी है। यह इसलिए कठिन है क्योंकि प्रत्येक प्रभाव, विशेषकर प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रभाव का सटीक मापन नहीं किया जा सकता। समन का मापन एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट। प्रत्येक परियोजना के लिए संभावित विकल्पों की पहचान करनी चाहिए एवं उनकी पर्यावरणीय विशेषताओं की तुलना करनी चाहिए। इसमें परियोजना की अवस्थिति एवं तकनीकों के परिवर्तन के साथ साथ यह भी विकल्प होना चाहिए कि यदि परियोजना पर्यावरण पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाली है तो उसकी मंजूरी को निरस्त भी किया जा सकता है। एक बार जब विकल्प की समीक्षा कर ली जाए तो चयनित विकल्प के लिए समन उपाय की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। इसके साथ पर्यावरण में सुधार के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की जानी चाहिए। EMP की मंजूरी से संबंधित इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी से संबंधित परिस्थिति की जांच बहुत महत्वपूर्ण है। अतः जांचकर्ता का विवरण भी EMP में शामिल करना चाहिए। एक EIA रिपोर्ट में परियोजना के लागू न होने अथवा विकल्प के साथ लागू होने पर पर्यावरण परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इससे संबंधित अस्पष्ट बिंदुओं का भी EIA रिपोर्ट में उल्लेख होना चाहिए। जन सुनवाई। EIA रिपोर्ट की समाप्ति के पश्चात जनता को सूचित करना एवं उनसे परामर्श करना अनिवार्य है। प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित होने वाला प्रत्येक व्यक्ति EIA के माध्यम से संक्षिप्त विवरण प्राप्त करने का अधिकारी होता है। प्रभावित व्यक्तियों में उस स्थान के मूल निवासी, स्थानीय संस्थाएं, उस क्षेत्र में कार्यरत पर्यावरणीय समूह आते हैं। इन्हें परियोजना के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष मौखिक लिखित सुझाव प्रस्तुत करने का मौका अवश्य मिलना चाहिए। पर्यावरण प्रबंधन योजना। पर्यावरण प्रबंधन योजना, इसमें निम्नलिखित विषयों का समावेशन होना चाहिए। पहचान किए गए महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभावों के लिए समन एवं मुआवजे की रूपरेखा तय करना एवं समन तथा मुआवजे के लिए कार्य योजना और समय सारणी इत्यादि बनाना। समन उपायों को लागू करने के लिए वित्तीय योजना तैयार करना तथा इसे परियोजना के बजट अनुमान में शामिल करना। निर्णय सामान्यतः एक मैनेजर कमेटी अथवा संबंधित मंत्रालय के किसी अधिकारी द्वारा लिया जाता है, जो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के उपरोक्त चरणों में शामिल नहीं होता है। इस चरण में परियोजना की व्यवहार्यता पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है। निर्णयकर्ता के पास 3 विकल्प होते हैं: परियोजना को मंजूरी प्रदान करना, परियोजना को खारिज करना, उचित आवश्यक बदलाव की अनुशंसा करना। नेक्स्ट है पोस्ट मॉनिटरिंग। निगरानी न केवल किसी परियोजना के निर्माण बल्कि उसके संचालन चरण के दौरान भी होनी चाहिए। इससे न केवल यह सुनिश्चित होता है कि जिम्मेदारी का निर्वहन किया गया है, बल्कि यह भी निर्धारित होता है कि EIA रिपोर्ट में किया गया आकलन सही था या नहीं। यदि प्रभाव आकलन की अपेक्षा अधिक होते हैं तो सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। निगरानी नियामक एजेंसी पर्यावरण प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन एवं आकलन की वैधता की समीक्षा के लिए भी सक्षम होती है। पर्यावरण प्रभाव आकलन के घटक। EIA रिपोर्ट में निम्नलिखित घटक होने चाहिए: जैसे पहला है वायु पर्यावरण। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम प्रभाव क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है एवं उसकी निगरानी के लिए एक नेटवर्क स्थापित किया जाता है। प्रस्तावित परियोजना स्थल की परिधि के 7 से 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की जांच
की जाती है। स्थान विशेष के मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़ों जैसे वायु की गति, दिशा, नमी, आसपास का तापमान एवं पर्यावरणीय क्षरण दर की जांच की जाती है। प्रस्तावित परियोजना में विमुक्त उत्सर्जन सहित वायु की उत्सर्जित मात्रा का आकलन किया जाता है। प्रभाव क्षेत्र में अन्य संभावित उत्सर्जन की पहचान, मात्रा का मापन एवं उसका निर्धारण किया जाता है। उपयुक्त वायु गुणवत्ता मॉडल के माध्यम से बिंदु, रेखा एवं क्षेत्र स्रोत उत्सर्जन के द्वारा वायु गुणवत्ता में होने वाले परिवर्तन की भविष्यवाणी की जाती है। गैसीय उत्सर्जन एवं व्यापक वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की पर्याप्तता का मूल्यांकन किया जाता है तथा उत्सर्जन के स्रोत, पथ एवं ग्राही स्थानों पर शमन उपायों की रूपरेखा तैयार करना आदि कार्य किए जाते हैं। ध्वनि शोर पर्यावरण, इसके अंतर्गत शोर के वर्तमान स्तर की जांच की जाती है एवं प्रस्तावित परियोजना के कारण भविष्य में होने वाले शोर के स्तर का अनुमान लगाया जाता है और साथ ही शोर के स्तर में किसी भी प्रत्याशित वृद्धि के कारण पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों की पहचान की जाती है। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण के शमन के उपायों की सिफारिश भी की जाती है। नेक्स्ट है जलीय पर्यावरण। प्रस्तावित परियोजना के क्षेत्र में मौजूद सतही एवं भूमिगत जल संसाधनों की मात्रा एवं गुणवत्ता का अध्ययन किया जाता है। परियोजना में पानी के उपयोग किए जाने से जल संसाधनों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव एवं प्रस्तावित क्रियाकलापों से अपशिष्ट जल में होने वाले मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों का आकलन किया जाता है। इसके अलावा प्रस्तावित प्रदूषण रोकथाम एवं अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली का मूल्यांकन किया जाता है एवं गणितीय सिमुलेशन तकनीक के माध्यम से जल के निर्गमन से जलीय निकायों पर पड़ने वाले प्रभावों की भविष्यवाणी की जाती है। जैविक पर्यावरण परियोजना के प्रभाव क्षेत्र में अवस्थित जीवों का सर्वेक्षण किया जाता है एवं प्रस्तावित परियोजना के कारण होने वाले गैसीय उत्सर्जन एवं अपशिष्ट जल के निर्गमन के कारण उनके ऊपर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का आकलन किया जाता है। इसमें स्थलीय एवं जलीय सभी जीवों पर पड़ने वाले प्रभाव के साथ साथ व्यावसायिक मत्स्य पालन पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का भी आकलन किया जाता है। इसके साथ ही इस स्थिति को रोकने के लिए शमन उपायों की रूपरेखा भी तैयार की जाती है। नेक्स्ट है भूमि पर्यावरण। इसके अंतर्गत प्रभाव क्षेत्र में भूमि की विशेषताओं, मौजूदा भूमि के उपयोग, प्रतिरूप, स्थलाकृति परिदृश्य एवं अपवाह प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है एवं प्रस्तावित परियोजना के कारण इन पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का आकलन किया जाता है और साथ ही ठोस अपशिष्ट के अभिलक्षणों का आकलन एवं इसके प्रबंधन तथा पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त निपटान की रूपरेखा तैयार की जाती है। सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य पर्यावरण प्रभाव क्षेत्र में जनांकीय एवं संबंधित सामाजिक आर्थिक आंकड़ों का एकत्रण, रोग विज्ञान संबंधी आंकड़ों जैसे मलेरिया, फ्लोरोसिस, फाइलेरिया, कुपोषण आदि का एकत्रण कर उनसे पड़ने वाले संभावित प्रभावों का आकलन किया जाता है। इस परियोजना से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों, अनुसूचित क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों एवं रोगों के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान का आकलन किया जाता है। जोखिम आकलन, जोखिम की पहचान के लिए जोखिम सूचकांकों, सूची विश्लेषण, प्राकृतिक आपदाओं की संभावना आदि सूचकांकों का सहारा लिया जाता है। दुर्घटनाओं से लगने वाली आग, विस्फोट, खतरनाक पदार्थ के लीकेज आदि के परिणामों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें ऐसी किसी भी आपदा से निपटने की तैयारी के लिए ऑन साइट एवं ऑफ साइट आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण करना शामिल है।
पर्यावरण प्रबंधन योजना पर्यावरण के प्रत्येक घटक के लिए नियंत्रण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना शर्तों के अनुपालन के लिए योजना, समय निर्धारण और संसाधनों के आवंटन आदि योजना के लिए प्रारूप तैयार किए जाते हैं। रणनीतिक पर्यावरण आकलन विकास की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और अन्य प्रस्तावित रणनीतिक कार्यों के पर्यावरणीय प्रभाव के व्यवस्थित विश्लेषण को रणनीतिक पर्यावरण आकलन कहा जाता है। SEA उच्च स्तरीय निर्णयन प्रक्रिया में पर्यावरणीय दृष्टिकोण को एकीकृत करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के व्यापक उपयोग एवं स्वीकृति के बावजूद इसके विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के उपकरण के रूप में कुछ कमियां हैं और इसी कारण रणनीतिक पर्यावरणीय आकलन का सिद्धांत चर्चा में आया है। 1990 तक SEA का विकास एवं कार्यान्वयन सीमित मात्रा में हुआ था, किंतु 1990 के पश्चात अनेक विकसित देशों ने SEA को अपनाया और कनाडा एवं डेनमार्क जैसे कुछ देशों ने EIA की योजनाओं एवं नीतियों से अलग SEA के प्रावधान बनाए थे। अन्य देशों जैसे चेक गणराज्य, स्लोवाकिया आदि ने EIA कानून में संशोधन कर SEA आवश्यकताओं को प्रस्तुत किया। यूनाइटेड किंगडम ने पर्यावरणीय मूल्यांकन के माध्यम से SEA को लागू किया था। ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में यह संसाधन प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण व्यवस्थाओं का भाग है। यूरोपीय यूनियन के दिशा निर्देशों एवं कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता देशों में आने वाले वर्षों में सी का प्रयोग तीव्र गति से बढ़ सकता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और रणनीतिक पर्यावरण आकलन यह निर्णय लेने की प्रक्रिया के अंत में जगह लेता है। यह पहले चरण से स्थान ले लेता है। विकास प्रस्ताव के लिए प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण है, इसका सक्रिय दृष्टिकोण है। संभावित विकल्पों की सीमित संख्या पर विचार, इसमें व्यापक सीमा पर विचार होता है। संचयी प्रभाव की सीमित समीक्षा है, इसमें पूर्व चेतावनी है। न्यूनीकरण पर जोर है, इसमें पर्यावरण उद्देश्यों को पूरा करने एवं प्राकृतिक प्रणालियों को बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रिया, स्पष्ट शुरुआत व अंत है और इसमें कई चरणों की प्रक्रिया जिसके घटकों में अतिव्याप्तता या ओवरलैपिंग होती है। मानक एजेंडे पर केंद्रित पर्यावरण अवनयन के लक्षणों का प्रबंधन करता है। ये स्थिरता के एजेंडे पर केंद्रित है और पर्यावरण अवनति के स्रोतों पर ही किया जाता है। भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की कमियां। भारत में किए जाने वाले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में अनेक कमियां दिखाई देती है। व्यवहारिक कमी। भारत में अनेक परियोजनाएं हैं जिनका पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, किंतु वे पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की अनिवार्यता से बाहर है, क्योंकि वे या तो सूची 1 में शामिल नहीं हैं अथवा उनमें किया गया निवेश अधिसूचना में बताई गई सीमा 50 करोड़ रुपए से कम है। विशेषज्ञ समिति की संरचना एवं मानक। यह पाया गया है कि EIA अध्ययन करने के लिए बनाए गए समूह में विभिन्न क्षेत्रों जैसे पर्यावरणविद, मानव विज्ञानी, समाज विज्ञानी आदि से संबंधित विशेषज्ञों की कमी है। प्रभाव आकलन में व्यापक पारिस्थितिकी एवं सामाजिक आर्थिक सूचकांकों की कमी होती है। नेक्स्ट है जन सुनवाई। परियोजना के प्रारंभिक दौर में सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की जाती, जिससे परियोजना के आखिरी दौर में विवादों का सामना करना पड़ता है। अनेक परियोजनाओं जिनका पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है उसको अनिवार्य जन सुनवाई प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।
नेक्स्ट है गुणवत्ता। पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया के संबंध में सबसे बड़ी चिंता EIA रिपोर्ट की गुणवत्ता है। सामान्यतः रिपोर्ट अपूर्ण होती है तथा संदेहास्पद आंकड़े प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट में कई पक्षों को छोड़ दिया जाता है और अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं भी इसमें अनुपस्थित रहती है। अनेक EIA रिपोर्ट किसी एक समयावधि के आंकड़ों पर आधारित होती है एवं ये आंकड़े पर्यावरणीय मंजूरी के लिए अपर्याप्त होते हैं। निगरानी, स्वीकृति एवं संस्थागत व्यवस्था। अनेक सामरिक परियोजनाओं जैसे परमाणु ऊर्जा परियोजना आदि में राजनीतिक प्रशासनिक कारणों से पर्यावरणीय प्रबंधन योजना को गोपनीय रखा जाता है। आपातकाल में तैयार की गई योजना के बारे में न तो परामर्श किया जाता है और न ही सूचनाएं समुदाय को प्रदान की जाती है। वर्तमान में EIA की जिम्मेदारी परियोजना के प्रस्तावक पर ही डाली गई है, अर्थात EIA का वित्त पोषण उस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है जिसका प्राथमिक उद्देश्य मंजूरी प्राप्त करना है। अतः इसकी संभावना कम ही है कि EIA का अंतिम परिणाम निष्पक्ष हो। कई बार यह भी देखा गया है कि परियोजना क्षेत्र में कार्य करने वाली सलाहकारी संस्था को संबंधित विषय की कोई विशेषज्ञता नहीं थी। उदाहरण के लिए रिलायंस समूह द्वारा ओडिशा के तट पर प्रस्तावित तेल उत्खनन परियोजना के लिए EIA रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी बहरामपुर विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग को दी गई, जबकि उनके पास कछुआ एवं उनके जीवन चक्र के अध्ययन के बारे में कोई विशेषज्ञता नहीं थी। सुझाव। भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की कमियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए। व्यवहार्यता। वे सभी परियोजनाएं जो पारिस्थितिकी तंत्र में व्यापक फेरबदल कर सकती है उन्हें बिना किसी अपवाद के पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। इसके लिए संबंधित सूची एवं निवेश सीमा संबंधित उपयुक्त संशोधन किए जाने चाहिए। पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी औद्योगिक गतिविधि को अनुमति प्रदान नहीं करनी चाहिए। जन सुनवाई। पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाली वे सभी परियोजनाएं जो अब तक जन सुनवाई के क्षेत्र से बाहर थी उन्हें भी जन सुनवाई के दायरे में लाना चाहिए। गुणवत्ता। EIA का फोकस प्राकृतिक संसाधनों के अधिकाधिक उपयोग एवं दोहन की बजाय उनके अनुकूलतम उपयोग व संरक्षण पर होना चाहिए। नेक्स्ट है वर्तमान में EIA रिपोर्ट्स काफ़ी कमज़ोर होती है, विशेषकर तब जब वह किसी परियोजना क्षेत्र में जैव विविधता का आकलन करती है। इसके अलावा परीक्षण सूची में कृषि जैव विविधता को भी शामिल किया जाना चाहिए एवं जैव विविधता से संबंधित परंपरागत ज्ञान का भी उपयोग किया जाना चाहिए। सभी EIA रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि प्रस्तावित परियोजना का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसे अलग से लिखा जाना चाहिए ताकि यह तकनीकी विवरण में छिप न जाए। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रभाव आकलन एजेंसी एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए एवं इन्हें EIA के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी देनी चाहिए। EIA कम से कम 1 वर्ष के व्यापक अध्ययन पर आधारित होना चाहिए। EIA परियोजना प्रस्ताव को द्वारा न करवाकर पूर्णतः स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा करवाया जाना चाहिए। राज्य एवं केंद्र सरकारों को एक विश्वसनीय, स्वतंत्र एवं समक्ष एजेंसी की व्यवस्था करनी चाहिए जो EIA को क्रियान्वित कर सके। मंजूरी प्रदान करना। अधिसूचना में यह स्पष्ट करना चाहिए कि किसी परियोजना के लिए भूमि प्रदान करने का अर्थ यह नहीं है कि उसे प्रभाव आकलन एजेंसी द्वारा पूर्णतः पर्यावरण मंजूरी मिल गई है। मंजूरी प्रदान करने से पहले स्थानीय जनता की सहमति लेना अनिवार्य किया जाना चाहिए। विशिष्ट प्रावधानों की भाषा पूर्णतः स्पष्ट होनी चाहिए।
विशेषज्ञ समिति की संरचना। वर्तमान कार्यकारी समिति के स्थान पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों एवं साझेदारों से बनी समिति का गठन करना चाहिए। इस समिति में नियुक्तियां खुली एवं पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। इसके द्वारा दी गई सलाह एवं निर्णयों से जनता को अवगत कराना चाहिए। निगरानी, स्वीकृति एवं संस्थागत व्यवस्था। EIA अधिसूचना में यह सम्मिलित किया जाना चाहिए कि यदि मंजूरी की शर्तों का अतिक्रमण किया गया तो मंजूरी की स्वतः समाप्ति हो जाएगी एवं कठोर दंड दिए जाएंगे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अधिक संख्या में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने चाहिए। एक मजबूत निगरानी व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए ताकि मंजूरी शर्तों का पालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई करना आसान हो सके। इस हेतु स्वतंत्र वित्तीय व्यवस्था की भी स्थापना की जानी चाहिए। नेक्स्ट है क्षमता निर्माण। गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज एवं स्थानीय समुदाय में जागरूकता लाना और उनकी क्षमता निर्माण का कार्य किया जाना चाहिए ताकि वे स्थानीय पर्यावरण एवं जीवन पर प्रभाव डालने वाली परियोजनाओं के संदर्भ में परामर्श देकर बेहतर निर्णय लेने में योगदान दे सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये लेसन ख़त्म हो चुका है, तब तक के लिए